बेहतरीन बेहतरीन, वेल डन। चलिए बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छा। एलटी ग्रेड आने तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अरस्तु बैच, बिल्कुल हो जाएगा माला गुप्ता, 100% हो जाएगा। सभी लोग एक बार जोर लगा के लिंक को कॉपी करके शेयर कर लो। तो आज के सेशन की शुरुआत करी जाए। क्वेश्चन फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन, ये लीजिए पहला प्रश्न, शानदार प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन और शानदार प्रश्न है, पढ़िए। अब मैं मोबाइल रख देता हूं साइड से, बाकी हालचाल होते रहेंगे। चलो भाई, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। अब माइक भी ले देता हूं साइड से, है ना। और अब कुछ तहलका किया जाए। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर लेंगे और शेयर कर लेंगे, मैक्सिमम लोगों में शेयर कर लो, लाइक कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, चलो भाई पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा एक गलत है, पहचान करिए, गलत को पहचान करो। लिखा गया सैपवुड इज इन्वॉल्व्ड इन द कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ। सैपवुड वाटर और मिनरल को कंडक्ट करके रूट से लीफ तक पहुंचाती है, क्या ये बात सही है? 100% ट्रू है। सैपवुड इज इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इट्स लाइटर इन कलर। सैपवुड सेकेंडरी जाइलम की इनर साइड होती है कि आउटर साइड होती है? सैपवुड इज अ, देखो क्वेश्चन पढ़ो, सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड लाइटर इन कलर। लाइट कलर की तो ठीक है, बट आउटसाइड ऑफ क्या होती है? आउटसाइड ऑफ सेकेंडरी जाइलम। क्वेश्चन ये गलत है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन रेजिन ऑयल हार्टवुड इज डार्क इन कलर। डार्क कलर की होती है। हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। आपने कहा हार्टवुड वाटर को कंडक्ट नहीं करती है लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट करती है। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, केवल बी गलत है। और बी में गलत क्या है? सैपवुड हार्टवुड, जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे कोई लीफ है, सॉरी कोई स्टेम है, और स्टेम के मिडिल रीजन पर यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा ये वुड डार्क होती है ना, ये बहुत ज्यादा डार्क होती है। और इसके बाद पेरीफेरी साइड की वुड उतनी डार्क नहीं होती है। ये सेंट्रल की जो डार्क वुड होती है वो कैसी होती है? हार्टवुड। यहाँ पर लिग्निन का, सुवेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। और पेरीफेरी साइड में जो सेकेंडरी जाइलम के आउटसाइड होने वाली, उसको हम क्या कहते हैं? सैपवुड। वाटर मिनरल का कंडक्शन करता है। देन आपने कहा ये इनर मोस्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, यही बात गलत है। यहाँ पर अगर आउटर मोस्ट होता तो ये भी सही होती। लाइटर इन कलर सही है, लाइट कलर का होता है। करेक्ट आंसर क्वेश्चन इसका क्या होगा? आप सभी के सभी साथी कर पाएंगे। बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज के सेशन का क्वेश्चन बी था। सबसे पहले कितने लोगों ने आंसर कर दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन ये स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 2, और सभी लोग पढ़ेंगे और करेंगे आंसर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर। बताइए, तना के आधार से निकलने वाले, तने के आधार से निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम आर। जैसे कोई स्टेम है और इस स्टेम के अगर बेस से बहुत सारी रूट्स अराइज होती हैं, तो इन रूट्स को आप क्या कहते हो? प्राइमरी रूट्स, प्रॉप रूट्स, लैटरल रूट्स या फाइब्रस रूट्स। बेसिकली जितने मोनोकाट होते हैं और उन सभी मोनोकाट प्लांट्स में जो रूट अराइज होती हैं बेस ऑफ द स्टेम, उन रूट्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं बताइए? एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट्स कहते हैं। इन रूट्स को हम झकड़ा जड़े भी कह देते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? झकड़ा जड़े भी कह देते हैं। देन आंसर इज गोस टू दैट क्वेश्चन। इस सवाल का आंसर क्या होगा? डी। पता नहीं कौन कह रहा, पता नहीं। फातिमा सुधर जाओ, पढ़ाई पे फोकस करो। फाइब्रस रूट, डी इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। चलिए भाई, सभी लोग धुआंधार तरीके से क्वेश्चंस को शेयर करते रहेंगे और आंसर्स करते रहेंगे। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। फिर से बता दूं, हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम ओरिएंटेड लेके आते हैं। सारे टॉपिक वाइज होते हैं, बिड एनसीईआरटी कंटेंट होते हैं। आप लोगों को बता दूं, इन सब सवालों पे मेहनत किया जाता है। ये सवाल तब आप लोगों के लिए निकाल के लाए जाते हैं और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस होते हैं फॉर योर टीजीटी, पीजीटी, एलटी जैसे एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग पूरा कंसंट्रेशन बनाकर पूरी तन्मयता के साथ विदा बातचीत करे हुए सेशन से जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो धुआंधार तरीके से आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। और देखो कितना अच्छा सवाल है। निमेटोफोर पूछा गया। निमेटोफोर अकर्स इन, किस में पाई जाती है? कार्निवोरस प्लांट्स में, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में, हेलोफाइट्स में, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में।
सबसे पहले तो निमेटोफोर, ये ऐसी जड़ें होती हैं जिनको हम श्वसन मूल कहते हैं। आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे जो समुद्र के किनारे सैलाइन वाटर में उग जाते हैं, जैसे ये लवड़ी स्थान होता है, ऐसे किनारे के क्षेत्र, यहाँ पर कुछ प्लांट्स होते हैं और ये प्लांट्स की जो मूल रूट्स होती हैं, इन रूट्स के अलावा इसमें कुछ ऐसे स्टंप लाइक रूट्स निकले होते हैं बाहर, इससे कुछ इस प्रकार से स्टंप लाइक रूट निकले होते हैं। इनमें न्यूमरस छोटे छोटे असंख्य संख्या में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं और इन्हीं पोर्स के द्वारा ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो इनको हम इसीलिए निमेटोफोर्स को श्वसन मूल, आपने का ब्रीथिंग रूट्स भी कह देते हैं। और ये मैंग्रोव प्लांट्स में उगते हैं। कहाँ पर उगते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स। और अगर सवाल ये पूछा जाता है कि मैंग्रोव प्लांट्स किन्हें कहते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स उन्हें कहते हैं जो मैराइन वाटर में उगते हैं, और मैराइन वाटर में उगने वाले पौधों को हैलोफाइट्स कहते हैं, जो साल्ट्स में उगते हैं। साल्ट बोले तो आपने का लवड़ी स्थानों में, बेसिकली जो लवड़ी स्थान होते हैं वहाँ पर उगने वाले प्लांट्स मैंग्रोव कहते हैं। और इन प्लांट्स पर फ्रूट के अंदर सीड फल पे लगे लगे ही वृक्ष पे ऊपर ही जर्मिनेट कर जाते हैं, इसलिए इन प्लांट्स को एक नाम और देते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, बेबी पैरी, यानी बेबी पैरस प्लांट होते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, बेबी पैरस प्लांट कहते हैं। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात समझ में आई होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंस है, टीजीटी पीजीटी के परिदृश्य से हर बार परीक्षा में पूछा जाता है ये सवाल। निमेटोफोर रूट्स आर फाउंड इन, आपने का हैलोफाइट्स, लवणोद्भिद, और सबसे ज्यादा ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा बनता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अगर हम पूछते, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा, और इसीलिए इन बेबी पैरस प्लांट को हम सुंदरी वन के नाम से भी जानते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, सुंदरी वन, क्योंकि ये सुंदरवन के डेल्टा में सबसे अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम सुंदरी वन भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ेंगे और करेंगे फटाफट आंसर। प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक निमेटोफोर्स एंड सैलो बेबी पैरी बिलोंग टू। अब देखो कहा गया भाई सेम पौधे जो विशिष्ट निमेटोफोर उत्पन्न करते हैं, बेबी पैरी दर्शाते हैं, संबंधित है, वो मीजोफाइट्स होते हैं, सामान्यतः उगने वाले पौधे, वो हैलोफाइट्स होते हैं, वो पैस्मोफाइट्स होते हैं, वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स का मतलब ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। पैस्मोफाइट्स जो बालू में उगने वाले पौधे होते हैं, बालू बोले तो सैंड प्लांट जो बालूद्भिद होते हैं, और हैलोफाइट्स लवणोद्भिद होते हैं, आपने कहा ये लवण में उगने वाले पौधे होते हैं सैलाइन में, और मीजोफाइट्स सामान्यतः प्लेस में उगने वाले पौधों को मीजोफाइट्स कहते हैं। देखो यहाँ पर नेम कुछ अलग दिया गया, आपको बता दें ये क्या होंगे, ग्रो इन वाटर। अगर हम एक लाइन में कह दें एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन वाटर, अगर हम वाटर में इनको ग्रो कराएंगे तो इनको हम क्या कहते हैं, जलोदभिद, इनको हिंदी में कहते हैं जलोदभिद प्लांट। और जो पैस्मोफाइट्स होते हैं ये सैंड में उगते हैं, सैंड का मतलब होता है बालूद्भिद, ऐसे पौधे जो बालू में उगते हैं उन्हें बालूद्भिद कहते हैं। और हैलोफाइट्स आपने के ये साल्टी प्लेस पर उगते हैं, यानी साल्ट्स में उगने वाले पौधे, इनको हम लवणोद्भिद पौधे कहते हैं। और उसके पश्चात मीजोफाइट्स, ये आपने का सामान्यतः प्लांट्स उगने वाले जो होते हैं, एक जनरल प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम सामान्यतः पौधे कहते हैं। तो बेसिकली ये सामान्यतः मीजोफाइट्स होते हैं जो हम लोग सारी जगह देखते हैं। तो आंसर क्या करेंगे इस क्वेश्चन का, उम्मीद करता हूँ सभी लोग कर पाए होंगे आंसर। आप हैलोफाइट्स, हैलोफाइट्स का मतलब सैलाइन वाटर में उगने वाले प्लांट्स जहां पर NaCl की मात्रा अधिक होती है, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हैलोफाइट्स। और इसीलिए इनका विशेष लक्षण ये होता है बेबी पैरी। ये दर्शाते क्यों है, मैंने कहा ऐसे पौधे जिनके शाखा के ऊपर फल अगर लगा हुआ है और इसी फल के ऊपर सीड जर्मिनेट करके सीधा नीचे पौधा गिरता है, उसका कारण क्या है, देखो इसलिए इन पौधों को भगवान ने एक सिस्टम दिया, और स्पेसिफिक इनका सिस्टम क्या होता है, जब इन पौधों में सीड अगर नीचे गिरेगा,
अगर सीड नीचे गिर गया, मान लो अगर यहाँ पर सैलाइन वाटर में, अगर इस साल्ट में यहाँ पर NaCl की मात्रा, अगर यहाँ पर सीड गिर गया तो सीड से क्या हो जाएगा, सीड जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा। जर्मिनेशन क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक्स ऑस्मोसिस हो गया, बताओ क्या हो जाएगा, एक्स ऑस्मोसिस, और एक्स ऑस्मोसिस के कारण सीड कैन नॉट बी जर्मिनेट, और सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये पौधे अपनी जनरेशन को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। भगवान ने इन पौधों को एक स्पेसिफिक फीचर दिया, और स्पेसिफिक फीचर क्या था कि इन पौधों के फल के अंदर सीड वृक्ष के ऊपर ही जर्मिनेट करके सीधा नीचे पौधा करता है, और इसीलिए ऐसे पौधों को हम बेबी पैरी मतलब होता है ऐसे पौधे जो आपने का बच्चे देते हैं, उन पौधों को हम क्या कहते हैं, बेबी पैरस प्लांट। उन पौधों को क्या कह देते हैं बताइए, उन्हें हम बेबी पैरस प्लांट कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लेकर आ रहे हैं, और सवाल पढ़ेंगे सभी लोग और फटाफट करेंगे आंसर। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन सवाल है, देखो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, और मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बेहतरीन ये टॉपिक है, इससे हर बार सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंस भी है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग जोर लगा के एक बार सभी भाई बहन जितने भी हैं, एक बार मैंने कहा जोर लगा के सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर लेंगे। एक बार जितनी ज्यादा संख्या बढ़ा लेंगे उतना ही मजा आएगा क्वेश्चंस को करने में। फिर देखो खड़ खड़ देखते कौन सबसे पहले आंसर करता है, फिर देखो आप लोग कैसे सवालों को तोड़ते हैं। चलो नेक्स्ट, रूट्स प्ले आपने का इन सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बताओ जड़ें जल के अवशोषण में नगण्य भूमिका निभाती हैं। आपने कहा सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वो रूट्स कौन सी करती हैं बताइए, सनफ्लावर होगा, पिस्टिया होगा, पी होगा, वीट होगा। देखो सनफ्लावर पानी का अवशोषण करता है, बिल्कुल करता है, पी करती है, वीट करती है, लेकिन अगर हम पिस्टिया की बात करेंगे तो भाई ये कैसा है, हाइड्रोफाइट है। हाइड्रोफाइट का मतलब आपने का ऐसा पौधा जो पानी में उगने वाला होता है उसे हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। और हाइड्रोफाइट जो प्लांट्स होते हैं वे आपने का इन सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, उन्हें वाटर एब्जॉर्प्शन करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ऐसे प्लांट्स जो सबमर्ज्ड होते हैं वहाँ पर ट्रांसपिरेशन क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि स्टोमेटा नॉट फंक्शनल होते हैं, अभी मैंने आप लोगों को इस समय ही पढ़ा रहे हैं प्लांट ट्रांसपायरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6, सभी लोग पढ़ेंगे और करेंगे आंसर। रूट्स ऑफ विच प्लांट कंटेन ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ये आप देख पा रहे हो 2001 में AIPMT में आया हुआ सवाल है, किस पौधों की जड़ों में ऑक्सीकरण एजेंट पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है वो है कौन सा, तो कैरेट में है, सोयाबीन में है, मस्टर्ड में है, रेडिश में है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और देखो कैरेट इसमें तो गाजरी रंग होता है कैरोटीन के कारण। सोयाबीन की अगर बात करते तो बेसिकली ये लेग्यूम प्लांट है। आपने का लेग्यूम मतलब दलहनी, कैसा पौधा है, दलहनी। अगर दलहनी प्लांट है तो इसके रूट नोड्यूल्स में, कहाँ पर बताइए भाई, रूट नोड्यूल्स में, इनके रूट के जड़ों में, रूट नोड्यूल्स में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। क्या पाया जाता है बताइए भाई, इनके रूट्स में आपने कहा लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और लेग हीमोग्लोबिन एक ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और इसी रेस्पिरेटरी पिगमेंट के कारण ये क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। इसमें बैक्टीरिया रहता है, बेसिकली जो बैक्टीरिया रहता है वो ब्रीथिंग करके और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले बेसिकली जीन पाए जाते हैं। तो सोयाबीन आपने कहा इसका करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों ने क्या किया। चलिए भाई जितने भी साथी, जितने मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। आपने कहा लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर पाया जाता है। बहुत अच्छा सलमा परवीन और जोया, उसके साथ साथ सभी साथी प्रिया। बी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। सभी लोगों ने आंसर क्या किया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और करेंगे आंसर। द प्लांट विच वियर क्लिंगिंग रूट्स। अच्छा ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें, वह पौधा जिसकी जड़ें चिपकी रहती हैं, ट्रैपा में है, ऑर्किड में है, पेन्सपाइन में है या पोडोस्टेमेन में है। बताइए
कौन सा पौधा है? ट्रापा, आप जानते हो सिंगाड़ा होता है, सिंगाड़ा को ट्रापा कहते हैं। ऑर्किड, ये बेलामेन टिश्यू पाए जाते हैं। ऑर्किड एक एरियल प्लांट है ना। और स्क्रूपाइन है, या आपने का पोडोस्टेमॉन है। तो क्लिंगिंग रूट्स आर फाउंड इन, अगर पूछा जाता कि कौन सा पौधा है जिसमें क्लिंगिंग रूट्स पाई जाती हैं, ऑर्किड, ऑर्किड, ऑर्किड। बेहतरीन, क्या बात है, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। आपने कहा ऐसा पौधा कौन सा है? ऑर्किड। और ऑर्किड प्लांट में स्पेसिफिक टिश्यू पाए जाते हैं, बेलामेन टिश्यू। बेलामेन टिश्यू एटमॉस्फेरिक को एब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जर्व करने वाले टिश्यू को हम बेलामेन टिश्यू कहते हैं। बहुत ज़्यादा लोग लाइव है और मैं देख पा रहा हूँ बहुत कम लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक किया है। तो सबसे पहले प्लीज पुट लाइक बटन फर्स्ट। सारे के सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक जरूर कर लेंगे और शेयर करते रहेंगे वक्त आने पर। एक बार सभी भाई बहन, जितने भी हमारे दोस्त, जितने भी हमारे मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, वो जोर लगाकर सेशन को शेयर करते रहेंगे समय समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर सवाल बेहतरीन है अगला। द प्लांट विच वियर क्लिंगिंग रूट्स इज, सेम क्वेश्चन है। और पौधा जिसमें चिपकी जड़ें पाई जाती है, क्लिंगिंग रूट्स किस में पाई जाती है? अभी तो कराया है। पोडोस्टेमॉन, ऑर्किड, ट्रैपा, स्क्रूपाइन किस में पाई जाती है? ऑर्किड। यहाँ तो रुकना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। चलो भाई, अब सवाल दिया गया कि आपने का बैट्रस रूट्स आर फाउंड इन, ये सॉर्गम में है, बनियान में है, या आपने का टर्मिनेलिया में है, या डेनस में है? बताइए। अगर पूछा जाएगा बैट्रस रूट्स आर फाउंड इन, अब आप सोच रहे होंगे बैट्रस रूट्स कौन सी पाई जाती हैं। कुछ मित्र हमारे लगातार जो एनसीईआरटी का हम एक रीडिंग करा रहे थे बुक, शाम को 8 PM पे, आप लोगों को याद होगा, शाम को 8 PM पर। आज मैंने वैसे एनसीईआरटी का सेशन लगाया है। एक्चुअल में एनसीईआरटी का सेशन इसलिए लगाया, शाम को 8 बजे हम एक एनसीईआरटी की बुक रीड कराते हैं, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की जब बुक यहाँ पर रीडिंग कराते हैं तो उसी बुक की रीडिंग में आप लोगों को पता होगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस छिपे रहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करा रहे हैं। ऐसे भी सभी प्रश्न जो एनसीईआरटी के समरीज में दिए गए हैं, कहीं न कहीं उन क्वेश्चंस को मैंने सोचा पहले करवा लिए जाए वक्त रहने पर, क्योंकि जो व्यक्ति अभी युद्ध स्तर नहीं है, अगर कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति शांति काल में जितना ज्यादा पसीना बहाएगा उसको युद्ध काल में उतना ही कम रक्त बहाना पड़ेगा। तो इस समय अभी कोई परीक्षा की डेट नहीं है, तो अभी मैं टॉपिक वाइज पूरी प्लानिंग के तहत आपको एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे रहा हूँ। तो एनसीईआरटी की बुक 8 बजे का सेशन, यही चैप्टर सेम आप देखिएगा 8 बजे पर भी लगा होगा, और 8 बजे आज हम पढ़ाएंगे सेम चैप्टर में मैंने लीफ तक पढ़ा दिया था, उसके बाद उसके आगे की कंटेंट पढ़ाएंगे आज। तो सभी लोग इस सेशन को करने के साथ साथ 8 बजे भी जुड़ेंगे, वहां पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम कराएंगे सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताओ बैट्रस रूट्स आर फाउंड इन सॉर्गम में, बनियान में, या किस में पाई जाती हैं ये जड़ें? तो कौन बताएगा? फटाफट बताइए भाई, जितने भी मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा एक बार कमेंट्स के माध्यम से फटाफट बताइए। पेस्मोफाइट्स ग्रो इन सैंड, राधा, हाँ इतना देर में पहुंची हो तुम वहां पर। अच्छा, ये मेरा ही सेशन लेट था, मैं छोड़ के गया था। सॉर्गम, बनियान, या आपने का टर्मिनेलिया। तो देखो सबसे पहले आपको पता है बैट्रस रूट्स आर फाउंड इन किसमें? टर्मिनेलिया। बैट्रस रूट होती कौन सी हैं? आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाए, जैसे ये रूट्स बेसिकली जैसे आप लोग पीपल का पौधा देखे होंगे, पीपल के पौधे में बहुत सारा जो स्टेम होता है, ये पौधे बहुत लंबे लंबे बरस तक रहते हैं, और लंबे लंबे बरस तक रहने वाले पौधे, ये इसमें कुछ रूट्स ऐसे उभरी रहती हैं और इस प्रकार की नाली टाइप की निकली रहती हैं, तो उन्हीं रूट्स को क्या कहते हैं? बैट्रस रूट्स कहते हैं, और फाउंड इन टर्मिनेलिया। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा 8 बजे वाले सेशन से जरूर जुड़िएगा सभी के सभी साथी। बेलामेन्स आर फाउंड इन, यहाँ पर्दा नहीं है, बेलामेन टिश्यू है, पाया जाता है। रूट्स ऑफ स्क्रूपाइन, एरियल एंड टेरेस्ट्रियल रूट्स ऑफ ऑर्किड, लीव्स ऑफ फाइकस एलास्टिका, एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड। बेलामेन टिश्यू आर फाउंड इन, ये किस में पाए जाते हैं बेलामेन टिश्यू? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? एरियल रूट्स ऑफ एरियल और टेरेस्ट्रियल बोथ रूट्स ऑफ ऑर्किड। सबसे पहले देखो, ना तो फाइकस एलास्टिका में पाया जाता है, ना तो फाइकस एलास्टिका में, और ना ही रूट्स ऑफ स्क्रूपाइन। ये तो कंफर्म है बेलामेन टिश्यू आर फाउंड इन ऑर्किड। तो क्या एरियल और टेरेस्ट्रियल दोनों में पाया जाता है या केवल एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड? अब मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों ने इस सवाल का करेक्ट आंसर किया, बताओ क्या करोगे? एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड, और ये किसको एब्जॉर्ब करता है? तो ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्ब मॉइस्चर। आपने कहा किसका एब्जॉर्प्शन करता है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ
मॉइस्चर, तो जितना भी नमी होता है उस मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है एरियल रूट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे, एरियल रूट्स। उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने इस सवाल का दिया होगा राइट आंसर। तो जो भाई बहन सेशन से जुड़े हैं, मैं एक बार चाहूंगा कि सभी लोग सेशन को शेयर कर लो और मैं भी देख लेता हूं। जो नए बच्चे होंगे जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक चीज और आपको बता दें कि जो OTR है, OTR क्या है, OTR के बारे में आप लोगों को मैं एक सेशन लगाया हूं 8:30 पर, और उस पर आप लोग जरूर चर्चा करेंगे। हम OTR वाला कहाँ गया, थंबनेल आ गया हमारे पास, उसको मैं भेज दे रहा हूं। OTR वाला जो थंबनेल है मैं भेज दे रहा हूं, उसका सेशन लग जाएगा। तो OTR बड़ा बच्चों को दिमाग में कंफ्यूजन है। मुझे आज ही कुछ बच्चे चैटिंग पे भेज रहे थे, सर OTR क्या है, तो मैंने सोचा OTR पर हम काम कर लेते हैं और बता देते हैं बच्चों को OTR सबको भरना है क्या, जो लोग GIC और देने जा रहे हैं ALT ग्रेड। इन बोगनवेलिया थॉर्न आर मॉडिफिकेशन ऑफ, बोगनवेलिया में जो थॉर्न मॉडिफाइड होते हैं, वो अगर पूछा जाता है कि कैसे मॉडिफाइड होते हैं बोगनविलिया के थॉर्न, तो बोगनविलिया के थॉर्न स्टिप्यूल से मॉडिफिकेशन होते हैं, एडवेंटिशियस रूट से, स्टेम से या लीफ से। बोगनविलिया सभी लोगों ने नाम सुना होगा, इसमें कांटे की नुमा संरचना होती है। अब बोगनविलिया जो प्लांट होता है, बेसिकली इसका जो स्टेम होता है, स्टेम जब इस प्रकार से हो जाता है, इसमें जो ग्रोथ पॉइंट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्टेम का ग्रोथ पॉइंट अगर टूट जाएगा और टूटने के पश्चात वो थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, पॉइंट शार्प हो जाएगा, तो वो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टिप्यूल्स का, एडवेंटिशियस रूट्स का, लीव्स का या स्टेम का। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। बोगनविलिया में जो थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, स्टेम के, क्योंकि स्टेम का जो ग्रोथ पॉइंट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाने से आपका वो शार्प हो जाता है, नुकीला हो जाता है, और वही बोगनविलिया में थॉर्न बनाता है, ना कि लीफ। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन TGT PGT के परिदृश्य से बहुत इंपॉर्टेंस है और हर बार परीक्षा में पूछा भी गया है सवाल। इसमें इस प्रकार से आप लोगों ने देखे होंगे ना, बोगनविलिया में जो थॉर्न हो जाते हैं, तो ये थॉर्न टाइप के स्ट्रक्चर हो जाते हैं बोगनविलिया में, वो किसके मॉडिफिकेशन है, स्टेम्स के हैं, है ना, किसके हैं, स्टेम्स के। उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर किया होगा। बिल्कुल C इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12, और आप सभी लोग पढ़ेंगे और करेंगे इसका आंसर। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर TGT PGT एग्जाम। अगर हम बात करते हैं TGT PGT ALT GIC के लिए, क्या ये सवाल सच में महत्वपूर्ण है। अगर मैं TGT PGT लिख देता हूं तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ALT ग्रेड में ये सवाल नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। TGT PGT बराबर वे सभी एग्जाम जो TGT PGT लेवल पे हो रहे हैं उनकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंस है। Stem modified into flat green organ performing the function of leaf are known as phyllodes, फिल्लोक्लैड्स, स्केल या क्लैडोड्स। ये बड़ा कंफ्यूजन था जब मैंने बच्चों को पढ़ाया था, मैं बता दूं बड़ा कंफ्यूजन था उस समय बच्चों को। ये चीज सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर किसी लीफ का किसी प्लांट का अगर स्टेम, जैसे ये कोई प्लांट है और उसका स्टेम अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना ले, जैसे आपने अपुंसिया देखा, सभी लोगों ने क्या देखा, अपुंसिया। अपुंसिया को हम क्या कहते हैं, नागफनी। इसे क्या कहते हैं बताइए, नागफनी। अगर हम बात अपुंसिया नागफनी की करते हैं तो नागफनी का स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाता है और उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फिल्लोक्लैड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फिल्लो। जब स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाता है तो उसे फिल्लोक्लैड कहते हैं। और जब कोई लीफ हो, भाई ध्यान से पढ़ना, जब कोई लीफ हो और पत्ती का आपको पता है कि पत्ती में जो डंठल होता है, पत्ती में जो डंठल होता है उस डंठल को क्या कहते हैं, पेट्यूल। अगर ये पेट्यूल, अगर ये लीफ का पेट्यूल, अगर इस लीफ का अगर पेट्यूल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में अगर मॉडिफाइड हो जाए, इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, फिल्लोड कहते हैं। और क्लैडोड
क्लैडोड। अगर एगैप की बात करते हैं तो इसमें भी स्टेम मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्लैडोड। तो ये नोड इंटरनोड आपने कहा यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ नोड इंटरनोड शो नहीं होते। तो इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को हम लीफ लाइक स्टेम आर मॉडिफाइड, तो आपने कहा उसे हम क्या कहते हैं, फिल्लोक्लैड्स। और उम्मीद करता हूं सभी मित्रों ने, सभी साथियों ने इसका करेक्ट आंसर किया होगा। आंसर इज गोज टू दैट क्वेश्चन। आप लोगों ने क्या किया इसका बताइए भाई, आप लोगों ने इसका राइट आंसर क्या किया, बी किया होगा। और जितने साथियों ने इसका आंसर बी किया, बी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। सभी भाई बहन जितने भी सेक्शन से जुड़े हुए हैं, बी बी बी, क्या बात है, सारे के सारे बच्चे आज तो धमाल मचा रहे हैं। 100% करेक्ट किया आप लोगों ने क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और करेंगे फटाफट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। ये कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम का संशोधन नहीं है। कौन स्टेम से मॉडिफाइड नहीं हुआ बताइए। थॉर्न ऑफ सिट्रस, जो नींबू होता है, सिट्रस बेसिकली जितने भी रसीले रोम वाले जो फ्रूट्स होते हैं उनमें अगर पूछा जाता है कि जो थॉर्न होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम से मॉडिफाइड होता है। टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर, कुकुम्बर में जो टेंड्रिल होता है वो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ अपुंसिया, अपुंसिया का जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। या पिक्चर ऑफ नेफेंथीज, आपने का जो घट अर्डी प्लांट होते हैं इनका जो घड़ा होता है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ किसका, लीफ पैट्यूल। और मैंने बताया भी था आपको, जितने बच्चे पढ़े होंगे वो लीफ पैट्यूल या लीफ लेमाइना बेसिकली किससे डेवलप होता है, लीफ लेमाइना, नॉट पेट्यूल। आपने कहा पिक्चर आर डेवलप ऑफ किससे, लीफ लेमाइना से डेवलप होता है पिक्चर। जो घड़ा बनता है, घटपड़ी में जो घड़ा बनता है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ लेमाइना। और ये इंसेक्टिवोरस कार्निवोरस प्लांट्स में डेवलप होता है। तो पिक्चर ऑफ प्लांट्स इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। बाकी सारे के सारे मॉडिफिकेशन किसके हैं बताइए, स्टेम। थॉर्न ऑफ सिट्रस, टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ अपुंसिया, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो देन आंसर इज गोज टू दैट क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आपके स्क्रीन पर है, 14 नंबर प्रश्न, और आप सभी लोग पढ़ेंगे और करेंगे फटाफट आंसर। देखिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ एडाइबल अंडरग्राउंड स्टेम इज। खाने योग्य भूमिगत तने का उदाहरण क्या है, गाजर, कैरेट, मूंगफली, शकरकंदी, आलू। बताओ भाई, कितना आसान, कितना इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा लोग सोच रहे होंगे, फिर भी इसमें बहुत सारे लोग हैं इसको भी गलत करके चले जाएंगे। आपको बता दूं, जब इस प्रकार के सिंपल सवाल अगर गलत करके आप आते हो तो आप सिलेक्शन से दूर भागते हो। जब सिंपल इजी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे तो 100% सिलेक्शन में रहेंगे। सिलेक्शन हमेशा सरल सवाल को गलत करने से रोकता है। अगर सरल क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो बाकी सब सही करेंगे, आप मेरिट से दूर हो जाओगे। सरल क्वेश्चन हमेशा सही होना चाहिए। और बताओ, द एडाइबल पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम क्या है, भूमिगत तना क्या है, पोटैटो। और पोटैटो एक ट्यूबर है। आपने कहा ये कैसा स्टेम है, तो भाई ट्यूबर है। और इसका जो बॉटेनिकल नेम है बताएंगे क्या होगा। हाँ बेहतरीन, क्या बात है, आलू आलू आलू। और सालू शुक्ला बता रही हैं आलू, चलो सालू आलू को बता रही है ट्यूबर। आपने कहा देखो, स्वीट पोटैटो शकरकंदी रूट है, ग्राउंड नट फ्रूट है, कैरेट रूट है, तो ये सारे के सारे रूट फ्रूट है। लेकिन पोटैटो आपने कहा ये क्या होगा, ट्यूबर, अंडरग्राउंड स्टेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर अगला सवाल है 15वां नंबर, फटाफट पढ़ेंगे। द आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर। पोटैटो की ट्यूबर में जो आंखें होते हैं ना, कहते आलू में जो अखुआ होता है, वो अखुआ जब तक हम नहीं बोएंगे तब तक आलू उगेगा नहीं। तो आलू का जो आंख होता है, आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर, वो किसका मॉडिफिकेशन है, वो फ्लावर वर्ड है, वो सूट वर्ड है, वो ऑक्सिलरी वर्ड है, या वो रूट वर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैंने पूरा का पूरा जब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, इनमें हिंदी भी छोड़ देता हूँ। आलू के कंद की आंखें होती है, फूल की कलियों से, सूट की या अच्छी कलिकाओं से, ध्यान रखना, इट इज द ऑक्सिलरी बड। ये कौन सी बड होती है, ऑक्सिलरी बड। जो पोटैटो की आंखें होती हैं उन आंखों से ही जर्मिनेट करता है। और आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जब मैलिक हाइड्राजोइक, किसका, मैलिक हाइड्राजोइक, आपको बता दें
अच्छा, एक सवाल है कि जब आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखते हो, ऐसे सवाल पूछ लेता हूँ, जब आलू को कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं तो आलू जर्मिनेट नहीं करता है। आलू को अगर लाके हम घरों में रख लेते हैं तो आलू जर्मिनेट कर जाता है। तो आलू को कोल्ड स्टोरेज रखने पर जर्मिनेट क्यों नहीं करता, उस पर हम क्या स्प्रे करते हैं? तो ध्यान रखना, उस पर हम मैलिक हाइड्राजोइक, तो मैलिक हाइड्राजोइक का स्प्रे कर देते हैं। और अगर मैलिक हाइड्राजोइक का स्प्रे कर देंगे, छिड़काव कर देंगे, तो आलू जर्मिनेट नहीं करेगा। कहां पर? कोल्ड स्टोरेज में। देन आंसर इज गुड दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? सी। सी इज द राइट, मैलिक हाइड्राजोइक। टेम्परेचर लो, मैलिक हाइड्राजोइक। हाँ जी, मैलिक हाइड्राजोइक, ध्यान रखिएगा। इसका हम किसका स्प्रे करेंगे? मैलिक हाइड्राजोइक का। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर बेहतरीन सवाल है। सभी लोगों ने गाना तो सुना ही होगा ना, पुदीना, वो क्या नाम था उसका, जो भोजपुरी सिंगर है, अरे पवन सिंह गाया था ले ले पुदीना, तो वही आ गया पुदीना। मिंट, बेसिटेटिव प्रोपोगेशन इन मिंट अकर्स बाई रनर, ऑफसेट, राइजोम, सकर। बताओ, पुदीना में वनस्पतिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बताओ, ऑफसेट के द्वारा। रनर एक धावक नहीं है, ये तो खतरनाक है यार। इनकी जो बेसिकली स्टेम होते हैं, बड़ा ध्यान से देखना, जैसे दूब घास देखियो, दूब घास, आप लोग एक घास देखे होंगे, दूब घास। अगर दूब घास की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? दूब घास की। तो दूब घास में आप देखोगे उसका जो स्टेम होता है इस प्रकार से पूरे सबस्ट्रेटम पर ये ऐसे सबस्ट्रेट रहता है, मतलब स्प्रेड रहता है, रनर होता है। दूब घास का तना फैला रहता है, सबस्ट्रेट होता है दूब घास। ऑफसेट्स अगर हम बात करेंगे, आप लोगों ने जलकुंभी देखा है? जलकुंभी, पानी में जलकुंभी एक हो जाता है, तो जलकुंभी के स्टेम जो होते हैं वो ऑफसेट्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑफसेट्स। राइजोम ये अंडरग्राउंड स्टेम है, आपको पता है, ये तो अंडरग्राउंड बेसिकली स्टेम है, राइजोम है ना, ये रूट नहीं है, स्टेम है। और सकर्स की बात करेंगे तो सकर्स मतलब इनमें स्पंजी टिश्यू होता है, और ये सकर्स पुदीना जैसे अगर कहा जाता है तो पुदीना एक प्रकार का क्या है? सकर। तो इनमें सकर्स होते हैं, जैसे पुदीना हो गया, बनाना हो गया, इनमें सकर्स होते हैं, और इन्हीं के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होने से एक नया पुदीना। मिंट आप लोगों ने देखा होगा, जब उसका तना काटकर दूसरी जगह लगा दिया जाए तो पुदीना उग जाता है, तो अच्छा है। और शरबत तरबत बना के पुदीना का पीते रहिए। डी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या करेंगे? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन। 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ एगेव अकर्स थ्रू। एगेव में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? बहुत लोग फोन करते हैं भाई। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाई, अगर हम पूछते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे साथी जो लगातार मुझे कॉल कर देते हैं और इसी समय पर कॉल कर देते हैं। कोई नहीं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में है? एगेव में। अब आप लोग देखे होंगे ना, एगेव का प्लांट होता है, उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? उसमें छोटे छोटे जो एगेव स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हीं के टूट जाने से क्या होता है? वेजिटेटिव। तो वो राइसोम होंगे, स्टोलन होंगे, बुलबिल्स होंगे या सकर्स होंगे। तो एगेव में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ड्यू टू, आपने कहा डिटेल्स ऑफ बुलबिल्स, उसमें स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एगेव का प्लांट सभी लोगों ने देखा होगा, ऐसे गुच्छे के रूप में, जैसे एलोवेरा देखियो ना, एलोवेरा वैसे एगेव होता है। और एगेव में बुलबिल्स के द्वारा क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देन आंसर इज गोस टू दैट क्वेश्चन। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या करेंगे? तो जितने भी मित्र, जितने भी साथी है, वे सभी के सभी बुलबिल्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 है और सभी के सभी साथी एक बार पढ़ेंगे और करेंगे आंसर। न्यू बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम। अब केले का नया पौधा विकसित कैसे होगा बताएंगे आप लोग क्या? राइजोम के द्वारा, शक्कर के द्वारा, स्टोलन के द्वारा, सीड के द्वारा। ये चूसने वाला नहीं है, ये शक्कर है। शक्कर्स के द्वारा, राइजोम के द्वारा, स्टोलन के द्वारा, सीड के द्वारा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि केला, केला बोले तो बनाना, इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जैसे पुदीना में होता है, ऐसे केले में बेसिकली केला में जो फ्रूट होता है वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है, इसमें सीड नहीं पाए जाते हैं।
केला के फल में क्या नहीं पाए जाते, सीड। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे करेगा, तो बनाना ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है और इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की अगर हम बात करते हैं तो भाई इसमें भी क्या होते हैं, सकर्स, और इन्हीं सकर्स के द्वारा, जैसे पुदीना में सकर्स होते हैं वैसे केला में सकर्स होते हैं, इन्हीं सकर्स के द्वारा ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है। और उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया होगा। एगेव, नेहा कहती एगेव क्या है, जैसे मैंने कहा ना, जैसे एलोवेरा देखे हो ना वैसे ही होता है बेटा, एगेव भी होता है। कुल बी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का राइट आंसर क्या करेंगे, बी, सकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 और सभी के सभी दोस्त पढ़ेंगे और करेंगे फटाफट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, लार्ज empty colorless cells of the adaxial epidermis along the veins of grass leaves are। कितना महत्वपूर्ण सवाल है। अगर इस सवाल को हम कहते तो 300 करोड़ बार टीसीटी पीजीटी में पूछा हुआ सवाल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीसीटी पीजीटी एग्जाम। अब टीसीटी पीजीटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल, घास की पत्तियां सिराओं के साथ एडेक्सियल एपिडर्मिस की बड़ी खाली रंगहीन कोशिकाएं होती हैं। मसूर की दाल, अच्छा लेंटिकल से, मसूर की दाल नहीं होगा, हिंदी गलत लिखा है इसमें। गार्ड सेल्स होंगी, बंडल ऑफ सीड सेल्स होंगी या वुल्ली फॉर्म सेल्स होंगी। बेसिकली जो मोनोकाट प्लांट्स होते हैं, मोनोकाट प्लांट में आप लोग देखा होगा लीफ के जो सरफेस होती है एक एडेक्सियल ऊपर होगा और अवेक्सियल लोअर सरफेस होता है। अपर सरफेस को एडेक्सियल, लोअर सरफेस को अवेक्सियल। तो रफ सरफेस अवेक्सियल होता है और यहां पर किसकी बात कर रहा है, एडेक्सियल एपिडर्मिस की। तो एडेक्सियल एपिडर्मिस पर जो लॉन्ग स्ट्रिप लाइक सेल्स होती हैं लीफ पर, बेसिकली जो बेन्स ऑफ ग्रास और मोनोकाट, ग्रास का मतलब क्या है, मोनोकाट, आपको यहीं से पकड़ लेना है। अब मोनोकाट्स की अगर बात करेगा तो भाई इसमें कौन सी सेल्स पाई जाती है, बुल्ली फॉर्म सेल्स होती है जो कलरलेस होती है। कहाँ लिखा आपने, का इम्पटी होती है, कलरलेस होती है और इसमें क्या होते हैं, लार्ज मैनी वैक्यूल्स, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। ये चीज याद रखिएगा, बुल्ली फॉर्म सेल्स हैव लार्ज मैनी वैक्यूल्स ऑफ मोनोकाट प्लांट्स। तो ये कलरलेस सेल्स को हम क्या कहते हैं, बुल्ली फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके सवाल 19 नंबर स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं और इस सवाल को सभी लोग पढ़ेंगे और करेंगे फटाफट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सो होल्ड फिलोटैक्सी। कितना महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नलिखित में से कौन होल्ड फिलोटैक्सी को दर्शाता है। अब आपको फिलोटैक्सी पता ना, अरेंजमेंट ऑफ लीफ। अगर हम ये कह दें जैसे ये कोई स्टेम है और ये कोई स्टेम है और ये कोई स्टेम है, ये कुछ स्टेम मैंने आपको यहां पर दिखा दिए। एक स्टेम जिस पर लीफ इस प्रकार से अरेंज होती है, इस अरेंजमेंट को क्या बोलोगे भाई, मान लो पैट्रियोल है या नहीं है, जो भी कह दो, इस लीफ को आप क्या बोलोगे बताओ भाई, इस लीफ को क्या बोलोगे। एक ऐसा स्टेम जिस पर लीफ कुछ इस प्रकार से अराइज। सबसे पहले तो आपको पता है कि लीफ हमेशा कहां से अराइज होती है, लीफ हमेशा कहां से अराइज होती है, बताओ भाई, लीफ हमेशा कहां से अराइज होती है, ये। और एक ऐसा स्टेम जिसमें अगर हम बात करते लीफ कुछ इस प्रकार से अराइज होती है, एक ऐसा स्टेम जिसमें लीफ कुछ इस प्रकार से अराइज होती है ना, इस प्रकार से अराइज होती है। तो आप समझ पा रहे हो क्या, बताइए भाई, भाइयों बहनों, आप लोग समझ पा रहे हैं क्या। ये लीफ है, ध्यान रखना, सबसे पहले ये लीफ है। तो एक लीफ जो अल्टरनेट अराइज होती है मस्टर्ड में, चाइना रोज में, एलिस्टोनिया में, कैलाट्रोपिस में। तो ऐसी संरचना किसमें होती है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच। लीफ का स्टेम और ब्रांच पर जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फिलोटैक्सी। अब ये जो होल्ड फिलोटैक्सी पूछ रहा है, ये तो मैंने दिखाया अल्टरनेट अरेंजमेंट। अल्टरनेट का मतलब एक नोड से सिंगल लीफ अराइज होती है, सिंगल नोड से सिंगल लीफ अराइज होती है अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे अपोजिट नहीं, अल्टरनेट, एक से यहां से एक नोड से, एक नोड से, एक नोड से, एक नोड से। जब एक नोड से दो लीफ अराइज होती है तो अपोजिट होगी। जैसे कैलाट्रोपिस, मदार आप देखो उठाकर,
मदार का पौधा देखे होंगे सभी लोग, कैलाट्रोपिस, उसमें सिंगल नोड से दो अपोजिट डायरेक्शन में लीफ अराइज होती है। ये कैलाट्रोपिस की है अपोजिट, इसको क्या बोल देंगे, अपोजिट लीफ। इसको क्या बोल देंगे बताइए भाई, अल्टरनेट, अल्टरनेट लीफ होगी, ये अपोजिट लीफ है। और ये होल्ड, यानी एक नोड से मोर देन टू लीव्स अराइज होती हैं। यहां पर क्या हो जाएगा आप बताओ, ये क्या बन गया, होल्ड। और बेसिकली जो होर्ल बन गया, होर्ल बन गया, ये होर्ल आपने कहा मोर देन टू लीव्स आर अराइज फ्रॉम सिंगल नोड इज कॉल्ड होर। और ये होल्ड किस में पाया जाता है, एलिस्टोनिया। और ये पौधा आप लोगों ने खूब देखा होगा, एलिस्टोनिया का प्लांट कहाँ मिलता है, आप रोड पर जा रहे होंगे, जब कभी सड़क पर जाते हो हाईवे पर, तो सभी जितने भाई बहन हमारे जब कोई यात्रा करते हैं तो देखना, बड़ा ध्यान से देखना, जब आप सड़क पर जाते हो यात्रा करने तो सड़क के किनारे कुछ पौधे लगे होते हैं, उन पौधों की पत्तियां देखना एक नोक से ऐसे पूरे रिंग की तरह संरचना बनाई होती है, वही प्लांट है ये एलिस्टोनिया। एलिस्टोनिया आपने कहा जो सड़क के किनारे पौधे लगे होते हैं उनमें लीफ होर्ल की तरह संरचना बनाती है, और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, आपने कहा होल्ड फिलोटैक्सी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। आज के प्रश्न कैसे थे, आज का सेशन कैसा था, तो इस अगर हम बात करें इस सेशन में इतना काफी है। और आप सभी लोगों का वाह क्या बात है, आज जो प्रेम और स्नेह मिला बच्चों का, आज तो भाई सेशन में लगभग 100 स्टूडेंट्स, अगर कहा जाए कि लगभग कितने 100 स्टूडेंट्स मुझे सेशन में दिख रहे हैं, और बहुत अच्छा। ऐसे ही प्रतिदिन शाम 7 बजे जुड़िए, धुआंधार तरीके से अपने करिए प्रश्नों के साथ स्वमूल्यांकन। और मैं राजीव एकेडमी पर राजीव सर आप लोगों के लिए शाम 7 बजे डेली उपस्थित रहूंगा, धुआंधार तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो जितने भाई बहन, जितने मित्र सेशन से जुड़े, सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। उसके साथ साथ हम एक चीज और कहना चाहेंगे, जितने भाई बहन सेशन से जुड़े हुए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए राजीव एकेडमी पर अभी एक नया लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है, अरस्तु बैच। मैं आपको 1 सेकंड के अंतर्गत दिखा भी देता हूं अरस्तु बैच के बारे में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये अरस्तु बैच कहाँ गया, अरस्तु बैच, ये अरस्तु बैच हम हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ा रहे हैं। इसकी फी अगर आप देखोगे, इसका शुल्क कितना है, तो भाई इस बैच का शुल्क इस समय पर 2999 रुपए है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे राजीव एकेडमी, और वहीं से जाके अरस्तु बैच को परचेज कर लोगे और धुआंधार तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। जितने भाई बहन सेशन से जुड़े वे सभी 2999 रुपए में आप लोगों को ये क्लास मिल जाएगा। तो आप लोग पढ़ेंगे और धुआंधार तरीके से करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। अब मुलाकात होगी आप लोगों से 8 बजे। मैंने एक सेशन लगाया है एनसीईआरटी का, अब वो हमें लगता है 8 बजे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 8:05 हो गए। और एक सेशन और लगा हुआ है, आपको बता दें, एक सेशन और लगा हुआ है। वह सेशन OTR के बारे में है, और OTR के बारे में हम डिटेल्ड आप लोगों को नॉलेज देने वाले हैं 8:30 पर। तो आप लाइव जरूर होइएगा 8:30 बजे सभी लोग, और 8:30 पर जब सारे के सारे भाई बहन लाइव होंगे तो OTR के बारे में हम डिटेल्ड बताएंगे। मैंने रिसेंटली बैच लिया है सर, टेलीग्राम लिंक कहाँ मिलेगा, जय हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसी में चैट में जाओगे बेटा, और डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर दिख जाएगा टेलीग्राम लिंक। देखो, जैसे डिस्क्रिप्शन में देखोगे, मोर देखोगे, वहीं पर आपको टेलीग्राम लिंक दिख जाएगा, भाई ज्वाइन कर लो। बाकी आप नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं टेलीग्राम का लिंक आपको सेंड कर दूंगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी OTR के सेशन में। अब 8 बजे वाला सेशन आज होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हम उसको कल करा लेंगे। 8 बजे वाला सेशन कल करा लेंगे। OTR के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि OTR क्या है उसके बारे में हम डिटेल्ड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाले। थैंक यू सो मच सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।